हेलो एवरीवन। कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 उड़ान मैगजीन का, जो नई मैगजीन आई हुई है। ये मैगजीन इतनी अच्छी है कि इसमें अगर इसको पढ़ लिया आपने एक बार तो यूपीएससी यूपीपीएससी जो भी स्टेट पीएससी के एग्जाम है उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बहुत ही कंसाइज वे में इसमें दिया हुआ है। तो इसमें दूसरा चैप्टर देखेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। साथ में इसमें पढ़ाई के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि कीवर्ड को कैसे ध्यान में रखा जाता है, कीवर्ड कैसे पकड़े जाते हैं नोट्स में। अगर उन कीवर्ड्स को आपने सही से पॉइंट आउट करना सीख लिया तो आप पूरा पूरा चैप्टर कुछ ही कीवर्ड्स में याद कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्यों सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं? क्योंकि इसमें जो प्रारंभिक स्थल मिले थे वो सिंधु नदी के आसपास केंद्रित हैं, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता इसे कहते हैं। देखेंगे आगे इसके उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण के कौन कौन से नगर स्थित हैं। इसका जो सबसे पश्चिमी भाग है वो ईस्ट में पड़ता है। जो पश्चिमी भाग ईस्ट में है वो आलमगीरपुर है, मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और जो उत्तर वाला है वो मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिण का दहमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और पश्चिम का सुल्तानगंज पाकिस्तान में पड़ता है। जो आलमगीरपुर की खोज थी वो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है? हिंदन रिवर के पास। और 1958 में इसकी खोज की गई थी। दहमाबाद की खोज एस आली ने की थी और ये प्रवर के आसपास स्थित है। आगे देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसकी पहली विशेषता यह थी कि ग्रिड पद्धति के तर्ज पर व्यवस्थित नगर नियोजन थी। ग्रिड पद्धति में समझते हैं ना, ये हो गई ग्रिड पद्धति, प्लस के आकार की बनती है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। दूसरा, निर्माण जो हुआ था पक्की हुई ईंटों से हुआ था, ना कि कच्ची ईंटों से। निर्माण कौन सी ईंटों से हुआ था? पकी हुई ईंटों से। और भूमिगत जल निकास प्रणाली भी बहुत अच्छी थी। मिट्टी के बर्तन, मोहरों और लिपि का प्रयोग किया जाता था। दुर्गीकृत नगर नियोजन था। चंदूड़ों में दुर्ग नहीं थे, बाकी सारे स्थानों में जो भी पाए गए वहाँ पे दुर्गीकृत नगर नियोजन था। सिंधु सभ्यता में ईंटों का जो रेशियो था 4:2:1 था। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 4 का हाफ 2 होता है, 2 का हाफ 1 होता है। भारत में जो वास्तुकला का प्रारंभ हुआ वो सिंधु वासियों ने ही किया था। वास्तुकला का प्रारंभ नियोजित शहरी केंद्र थे यहाँ पे। और जो उनके शहर या केंद्र थे वो दो भागों में बटे हुए थे। एक साइड था पश्चिमी टीला, एक था पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था वो अधिक ऊंचाई पे बसा हुआ था और दुर्गीकृत जिसको कहते हैं। और ये दुर्ग कहाँ पे नहीं पाए गए थे? चंदूड़ों में। चंदूड़ों में दुर्गीकृत टीले नहीं थे, बाकी सारे स्थानों में टीले पाए गए। और दुर्गीकृत जो एरिया था वहाँ पे जो ऊंचाई पे जानते हैं आप, ऊंचाई पे दुर्गीकृत पुरोहित शासक वर्ग का निवास स्थल था। पूर्वी टीला जो कम ऊंचाई पे था उसको दुर्गीकृत भी कहते हैं। वहाँ पे व्यापारी, सैनिक, शिल्पी और नागरिकों का निवास था। दोनों मिलकर धार्मिक अनुष्ठान करते थे और दोनों जगह धार्मिक अनुष्ठान होता था। सिंधु घाटी की सभ्यता में धौलावीरा एक ऐसा नगर था। कौन सा नगर? धौलावीरा, जो 3 भागों में बटा था। धौलावीरा, इसको ध्यान रखिएगा। ये कभी कोई पेपर में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित था। वो था धौलावीरा। और चनहुदड़ो जो है वो एकमात्र ऐसा नगर था जहाँ दुर्गीकृत नहीं था, मतलब पश्चिमी टीला यहाँ पे नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके मुख्य स्थल और खोज किसने की और कौन सी नदियों के किनारे ये सब पाए जाते हैं। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में आज के पाया जाता है। रावी नदी, ये आपको पता ही होगा। खोज करता है इनके दयाराम साहनी है, जो 1921 में इन्होंने खोज की थी। यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अन्नागार, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मानव धड़, पत्थर से बने लिंग और योनि के प्रतीक, चित्रित मृदभांड, कब्रिस्तान R37 जिसको कहते हैं। R37 टाइप की एक कब्र थी, उसको अलग से कोट नाम दिया गया। गेहूं और जौ के धान मिले हैं। पीतल की ईंट गाड़ी मिली है हड़प्पा से। स्त्री के गर्भगृह से निकला पौधा जो उर्वरता देवी कहते हैं वो भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। पासा या डाइस जिसको कहते हैं वो भी हड़प्पा से ही हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि जो स्त्री के गर्भ से निकला पौधा है जिसे उर्वरता देवी कहते हैं वो हड़प्पा से मिला है। और मातृ देवी की मूर्ति जो है, इन दोनों को एक साथ ना समझ लीजिएगा, एक ही नहीं है, अलग अलग है। मातृ देवी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है और उर्वरता की देवी जो है उसे हड़प्पा से प्राप्त किया गया है। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, मोहनजोदड़ो एम से शुरू होता है, मातृ देवी की मूर्ति भी एम से शुरू ही होती है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पे आज के स्थल है? ये भी पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के किनारे है। और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने ठीक 1 साल बाद जब हड़प्पा की खोज हुई है 1922 में की थी। ये सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का? मोहनजोदड़ो। यहाँ एक पूर्ण सभागान मिला है। ठीक है, एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है।
इस सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार। पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है। वहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था? लिंग और योनि के प्रतीक, और यहाँ पे पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। वहाँ पे मूर्ति में क्या मिला था? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ मानव धर्म। मिट्टी का तराजू मिला है। मिट्टी का तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा मिला है। मातृ देवी की मूर्ति जो बता चुका हूँ मैं। फिर देखेंगे चंदुदड़ो। चंदुदड़ो भी आज के पाकिस्तान में ही स्थित है। क्या सिंधु नदी के किनारे है, और इसकी जो खोज की थी एनसी मजूमदार ने। ठीक हड़प्पा जब खोजा गया था उसे 10 साल बाद 1931 में। यहाँ से क्या क्या मिला है? दवात मिली है, लिपस्टिक मिली है, धातुकार मिले हैं, शैल आभूषण से निर्मित मन का निर्माता, और ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पदचिन्ह मिले हैं। ईंट पे फुटप्रिंट मिले हुए हैं कुत्ते बिल्ली के। मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, और कांसे के खिलौने मिले हैं। और कांसे की नर्तकी बनी कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। यहाँ पे कांसे का खिलौना गाड़ी मिली है। फिर देखेंगे लोथल। लोथल जो है अपने गुजरात के एरिया में है, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की? रंगनाथ राव ने। और ये 1957 में खोजा गया था, आज़ादी के 10 साल बाद। यहाँ से क्या क्या मिला है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक व्यापारिक स्थल था। ये लोथल जो है गुजरात में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक स्थल था। यहाँ समाधान स्थल भी मिला है, गोदीबाड़ा मतलब डॉकयार्ड, डॉक अन्न अन्नागार मिला है, चावल की भूसी मिली है, युगल समाधान मिला है। मतलब युगल समाधान का मतलब जैसा इसमें लिखा है, पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया गया था। फिर देखेंगे तुर्कोटदा। तुर्कोटदा भी गुजरात में है, और ये सरस्वती नदी के किनारे है, जिसे जगपति जोशी ने 1964 में खोजा था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ घोड़े के अवकाश अवशेष पाए गए हैं। इसको जरूर पॉइंट आउट ध्यान में रख लीजिएगा, ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। अंडाकार एक कब्र मिली है यहाँ। कलश के साथ समाधान भी मिला है। कालीबंगा राजस्थान में, गुजरात के जस्ट ऊपर पड़ेगा, ये घग्गर नदी के किनारे। और इसकी खोज जो घोष ने की थी। घग्गर और घोष ये मिलता जुलता है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसकी खोज 1953 में हुई थी ऐसे घोष द्वारा। यहाँ से क्या क्या मिला है? काली रंग का, कालीबंगा का मतलब यही होता है काले रंग की चूड़ी। तो यहाँ से ये तो ध्यान रखने वाली बात है नहीं ज़्यादा आपको कि चूड़ी कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ होगा। जुता हुआ खेत भी यहाँ से मिला है। ऊँट की हड्डी कालीबंगा से मिली है। अग्निवेदी कालीबंगा से मिली है। कालीबंगे से फिर क्या क्या मिला है? चूड़ी कारखाना तो ध्यान में रहेगा ये आपको, जुता हुआ खेत मिला है, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। राजस्थान से ध्यान रख लीजिएगा, वहाँ ऊँट चलते ही हैं, तो वहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं इसको कि ऊँट की हड्डियाँ वहाँ से प्राप्त हुई हैं। अग्निवेदिका मिली है। यहाँ एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो कालीबंगा और राखीगढ़ी हैं, ये दोनों घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी मिलान में पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि घग्गर नदी के किनारे कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। तो ये कालीबंगा और राखीगढ़ी दोनों घग्गर नदी के किनारे पाए गए हैं। फिर देखते हैं बनावली। बनावली जो है हरियाणा पे है। ये रगोई के किनारे पाया गया है, और इसकी जो खोज की है बनावली की, आर एस बिष्ट ने की है 1973 में। बनावली कहाँ मिला है? हरियाणा पे। कहाँ पे स्थित है? हरियाणा पे। किसके बगल में? रगोई के बगल में। और आर एस बिष्ट ने इसकी खोज 1973 में की गई थी। अंडाकार बस्तियां यहाँ पे भी मिली हैं, और ऊपर एक अंडाकार आपको समाधान मिला था। यहाँ व्यवस्थित जल निकास प्रणाली का अभाव था। मतलब ये एक ऐसा स्थल है जहाँ बनावली, जहाँ पे व्यवस्थित जल निकास प्रणाली का अभाव था। जौ के दाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लापी जुली बनावली से प्राप्त हुई है। अग्निवेदिका सीधी की सड़कों वाला एकमात्र शहर है। सीधी सड़कों वाला एकमात्र शहर कौन सा है? बनावली। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, वरना बाकी के जितने शहर मिले हैं वहाँ पे सीधी सड़कें नहीं, एक दूसरे के समकोण पे काटती थी वहाँ पे सड़कें। फिर राखीगढ़ी देखते हैं। बनावली राखीगढ़ी ये दोनों हरियाणा में पाए गए हैं। और राखीगढ़ी जो है घग्गर नदी के किनारे। खोज किसने? सूरजभान ने 1969 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल अगर पूछा जाए आपसे कौन सा है, तो बनावली है। अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल पूछा जाए तो बनावली है। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो वो है मोहनजोदड़ो। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है, और सबसे बड़ा भारतीय स्थल राखीगढ़ी है। यहाँ से अन्य भंडार भी प्राप्त हुए हैं। कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा की ईंटें,
ये सब पाई गई हैं। रोपड़ पंजाब में मिलेगा आपको, ये सतलज नदी के किनारे। और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। 1953 में एक और स्थल की खोज हुई थी, कालीबंगा की, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्या क्या मिला है रोपड़ से? कुत्ते को मानव के साथ अंडाकार गड्ढे में दफनाया जाना। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता के बाद खुदाई किए जाने वाला यह पहला स्थल है, इसको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद खुदाई किए जाने वाला यह पहला स्थल है। ये आपसे पेपर में पूछ सकते हैं, किसी भी स्टेट टीचर्स के एग्जाम में। आलमगीरपुर देखेंगे। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पिंडर नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की सबसे पूर्वी स्थल है, जैसा हम ऊपर बता चुके हैं। और 1958 में इसकी खोज हुई थी। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ इसको देख लेते हैं। यहाँ से टूटे हुए तांबे के ब्लेड मिले हैं, सिरेमिक से बनी वस्तुएं, और एक गड्ढे में कपड़े की छाप प्राप्त हुई है। बड़ा गांव, हुला, सनौली स्थलों से प्राप्त हुए। फिर देखेंगे दहमाबाद, महाराष्ट्र में है। ये प्रवर के किनारे स्थित है। एस एस साली ने इसकी खोज की थी, कब? 1974 से 1979, 1974 टू 1979 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ से एक चीज प्राप्त हुई है, कांस्य चित्र, जिसमें रथी के साथ रथ, बैल, हाथी और गेंडे, ये सब कांस्य के चित्र इसमें प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी वो क्या क्या थी। एक नियोजित शहर और संरचना यहाँ पे थी। शहर जो था वो एक आयताकार ग्रिड पद्धति में थे, जहाँ सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। जिप्सम मोर्टार, ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। जिप्सम मोर्टार क्या है? समकालीन जिसमें सूखे हुए ईंटों का उपयोग किया जाता था, उसे जिप्सम मोर्टार कहते थे। वैसे ही यहाँ पे के साथ पकी हुई ईंटों और ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के शहर जो है सामान्यतः दो भागों में विभाजित हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो सामान्यतः दो भागों में विभाजित हैं। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एक ऐसा था जो तीन भागों में विभाजित था। प्रथम था दुर्गीकृत, जिसमें शासक वर्ग निवास करते थे। और द्वितीय अर्धदुर्गीकृत, जिसमें अन्य वर्गों का निवास होता था। अधिकतर इमारतों में निजी कुएं और हवादार स्नानागार थे। इस सभ्यता में मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के विपरीत मंदिर, महल जैसी बड़ी स्मारकी संरचनाएं नहीं पाई गई हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर प्राप्त हुए हैं, तो नहीं प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर होगा। और मिस्र और मेसोपोटामिया में मंदिर भी प्राप्त हुए हैं, और बड़ी स्मारकी संरचनाएं भी नहीं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ना मंदिर, ना बड़ी स्मारकी संरचनाएं। जल निकासी यहाँ की बहुत उन्नत थी। देखेंगे कृषि के क्षेत्र में क्या क्या हुआ था हड़प्पा सभ्यता में। सेंधोवासी जो लोग हैं वो कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे। इसमें जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मुख्य फसलें जो थी गेहूं और जौ थी। बाकी 9 की 9 एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा याद करने की कोई मतलब नहीं है उसका। अन्य फसलों में एक सरसों, तिल, कपास, राई, मटर। केवल लोथल और रंगपुर जो ऐसा क्षेत्र था जहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल और रंगपुर से ही केवल चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बाकी अन्य फसलों में सरसों, तिल, कपास, राई, मटर मिलती थी। और 9 फसलें जो थी टोटल मुख्य फसलें, उसमें केवल गेहूं और जौ था। विश्व में सर्वप्रथम कपास उत्पादन इसी क्षेत्र में किया गया। विश्व का सर्वप्रथम कपास उत्पादन कहाँ पे हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता में। इसलिए यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंडन नाम दिया। सिंडन नाम का मतलब यही था कि इस क्षेत्र में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन हुआ था, इसलिए इसे संबोधित किया जाता था यूनानियों द्वारा सिंडन। जानवरों की मदद से लकड़ी के हल के द्वारा खेतों को जोता जाता था, जैसा जो आज भी होता है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और कि जो भी उस जमाने में चीज़ें चल रही थी, अगर वो उनका महत्व आज भी है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत और ज़्यादा है, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। पर्याप्त खाद्यान्न और अनाज उत्पादन के कारण किसानों से कर प्राप्त किए गए। कर भी यहाँ लिया जाता था, मतलब कर भी प्राप्त किए जाते थे, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन बहुत अच्छा था इसलिए। मेसोपोटामिया की तरह मजदूरी आपात परिस्थितियों को अन्नागार में भंडारित किया जाता है। जैसा हम लोग ने ऊपर से देखा कि कई जगह पर अन्नागार प्राप्त हुए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ अन्नागार को भंडारित भी किया जाता था। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं, साक्ष्य के स्थान, जो इंपॉर्टेंट बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट वस्तुएं हैं, उसको एक अलग से इसमें दे दिया गया। तो देखिए, चावल जो है लोथल और अंकुर से प्राप्त हुआ है। बाजरा, लोथल, चावल और बाजरा दोनों लोथल से प्राप्त दोनों के साथ लोथल से मिलते हैं। और बाजरा सौराष्ट्र में भी मिलता है। रागी की फसल गुजरात,
सरसों कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। जुते हुए खेत, कालीबंगा से। मिट्टी का बना हुआ हल, बनावली से। गैंडा कहाँ से प्राप्त हुआ? इसके साथ से आमरी से। घोड़े के अस्थि पंजर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सुरकोटदा से मिले घोड़े के एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। जानवरों को पालतू बनाया जाता था कि, और कौन कौन से जानवरों को पालतू बनाया जाता था, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। जानवरों को समानता जो पालतू बनाया जाता था उसमें बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुत्ते, बिल्ली, गधों, ऊँटों को पालतू बनाया जाता था। एक ऊबड़ वाला बैल हड़प्पा वासियों का सबसे प्रिय पशु था। सबसे प्रिय पशु कौन सा था? एक ऊबड़ वाला बैल, इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी यहाँ से गधे का भी साक्ष्य मिला है। सुअर, कुत्ते, बिल्ली, ऊँट को पालतू बनाया जाता था। भेड़, बकरियों, सुअरों से हर चीज़ के साक्ष्य मिला है। हड़प्पा जो सभ्यता थी वह एक अश्व केंद्रीय सभ्यता नहीं थी, लेकिन सुरकोर्दा और लोथल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। ये शेर से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी, मतलब ये लोग शेर को नहीं जानते थे। शेर के कोई भी साक्ष्य भी नहीं प्राप्त हुए। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, ये लोग शेर से परिचित नहीं थे। ये हाथी और गैंडों से परिचित थे। गैंडा के साक्ष्य आमरी से प्राप्त हुए, जैसा हमने ऊपर अभी देखा है। गैंडा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आमरी से। और इनका प्रौद्योगिकी और शिल्प में देखेंगे, यह भारत में प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। यह भारत में प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। कौन? हड़प्पा सभ्यता। पत्थर का प्रयोग प्रचलन में था, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से कांस्य का भी ज्ञान था। कभी कभी टिन की बजाय तांबे के साथ आर्सेनिक को मिश्रित किया जाता था। लोहे से परिचित नहीं थे, हम जानते हैं ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आगे चल के लोहे से परिचित होंगे। जो इस सभ्यता के नष्ट हो जाएगी उसके बाद आगे चल के जो आने वाली सभ्यता है वहाँ पे लोहे का खोज होगी, जिससे मगध साम्राज्य का बहुत बड़ा उदय होगा। उनको आगे के चैप्टर में हम जानेंगे। ये पहियों के उपयोग से परिचित थे। महत्वपूर्ण शिल्प कौन कौन से? ईंट बनाना, नाव बनाना, ये लोग नाव भी बनाते थे। ईंट का रेशियो हम पढ़ ही चुके हैं, 4:2:1 था। मुहर बनाते थे। मुहरों में सबसे ज्यादा आकृति है कुबड़ वाले बैल की मिली। मृदभांड का निर्माण भी करते थे, कुंभाकार या चाक या पहिया के द्वारा। चाक आप जानते होंगे, पहिया को घुमा के उससे बनाया जाता है मृदभांड। स्वर्णकार, मनका बनाना, ये सब चीजों, ये सब इनकी महत्वपूर्ण शिल्प थे। व्यापार और वाणिज्य कैसा था? चलिए देखते हैं। सिंधु वासियों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन, कृषि व उद्योग था। वस्त्र उद्योग इनका प्रमुख उद्योग था। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु वासियों का प्रमुख उद्योग कौन सा था, तो वस्त्र उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र जो था मोहनजोदड़ो था। वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे ये लोग। और वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी यह व्यवस्था। यहाँ पे यहाँ पे नोट या सिक्कों का, करेंसी का कोई चलन नहीं था। तो बार्टर सिस्टम इस समय चल रहा था, जो आगे आने वाले समय में कई समय तक चलता रहा। विनिमय के लिए बार्ट का यूज किया जाता था, जो चड नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बार्ट किससे बनते थे? चड नामक पत्थर से। ये बार्ट तौल में 16 या उसके आवर्तकों जैसे 16 के मल्टीपल में थे। 16 बार्ट इसी रेशियो में इनका भार होता था, 16 के मल्टीपल में। व्यापारिक वस्तुओं पर शिल्पियों व व्यवसायियों द्वारा अपनी मुहर की छाप लगाने की प्रथा थी। इस तरह की मुहर लोहतल से प्राप्त हुई है। व्यापारिक वस्तुओं पर जो था वो शिल्पियों व व्यापारियों द्वारा अपनी मुहर की छाप लगाई जाती थी। और इस तरह की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर नाव के चित्रांकन थे। इससे अनुमान होता है कि सिंधुवासी बाह्य व्यापार वाली नावों का उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में पोत निर्माण व नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त गोदीबाड़ा के साथ से होती है, जो कि समुद्र व्यापार के पड़ाव के रूप में स्थित बंदरगाह था। लोथल क्या था? एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था सिंधु घाटी से बता था, जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से व्यापारिक संपर्क स्थल व समुद्री दोनों मार्गों से होता था। मेसोपोटामिया से जो व्यापार होता था वो स्थल और समुद्री मार्ग दोनों से होता था। सिंधु सभ्यता में मेसोपोटामिया के बीच होने वाले स्थलीय व्यापार में मध्यवर्ती की भूमिका में अफगानिस्तान और ईरान थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के जो बीच व्यापार होता था उसमें जो मध्यवर्ती थे वह अफगानिस्तान और ईरान थे। जैसे आधुनिक भारत में हम देखेंगे तो यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संबंध थे उसमें इटली मध्यवर्ती भूमिका निभाता था। जलमार्ग से होने वाले व्यापार में मध्यवर्ती की भूमिका बहरीन द्वीप, फारस की खाड़ी था। व्यापार
और वाणिज्य में लिपि की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अतः सैंधववासियों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन ये जो लिपि का ज्ञान था उनको, वह हम लोग आज तक अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। और ये जो लिपि थी ये चित्र लेखात्मक थी और गोमुद्रिका पद्धति पर आधारित थी। इस लिपि में पंक्ति में एक पंक्ति में लेफ्ट टू राइट, फिर उसके बाद राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। मतलब ये लिपि ऐसे लिखी जाती थी, पहले लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखा जाता था इनको। इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं, और ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जैसे अभी हम लोग में ABCD और का अंगा होता है, वैसे ये लोग चित्र के माध्यम से लिखते थे, और ये 375 से 400 तक चित्राक्षर प्राप्त हुए हैं। व्यापार मुहरों एक समान लिपि विनियमित भार मानक द्वारा समर्थित था। व्यापार जो था, मुहरों एक समान लिपि विनियमित भार और मानक द्वारा समर्थित था। यह सभ्यता अंतर क्षेत्रीय व्यापार के साथ साथ, मतलब आंतरिक व्यापार भी होता था और विदेशी व्यापार में भी संलग्न थे ये सभ्यता के लोग। एक ग्रंथ है सुमेरिया का मेलुहा, उसके साथ व्यापारिक संबंध का उल्लेख करते हैं। यह नाम प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र को दिया गया था। मेलुहा जो नाम था वो सुमेरियन एक ग्रंथ है, उसमें सिंधु क्षेत्र को कहा जाता था मेलुहा। दो मध्यवर्ती व्यापारिक स्थल दिलमुन बहरीन में जो है, ये आपसे पूछा जाता है, दिलमुन पूछा जा सकता है कि दिलमुन कहाँ पे था सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन क्षेत्र में। और माकन जो था मकरान तट पर, उसका उल्लेख है करते हैं। परिवहन के लिए जो था, नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। परिवहन के लिए नाव और बैलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वही जो बार्टर सिस्टम जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम। आयात क्या क्या किया जाता था? सोना, चांदी, तांबा, टिन, लार्जवत इत्यादि। आगे देखेंगे इसमें निर्यात क्या क्या किया जाता था। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय क्या क्या चीज़ें हम निर्यात करते थे। कृषि उत्पाद, कपास निर्मित वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियाँ, चनउदड़ों से मनके, लोथल से कौच सेल, हाथी के दांत की वस्तुएं, तांबा इत्यादि। और आयात क्या क्या करते थे? सोना, चांदी, तांबा, टिन, लार्जवत, ये सब। सैंदावासी जो थे निम्न वस्तुओं को इन क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। शिलाजीत जो था वो कहाँ से प्राप्त होता था? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र से इसको प्राप्त किया था। लार्जवत बदख्शा एक क्षेत्र है अफगानिस्तान का, वहां से प्राप्त किया जाता था लार्जवत। शेल खड़ी ये राजस्थान से मिलती थी और बलूचिस्तान से भी तो प्राप्त किया जाता था, आयात होता था मतलब इसका। चांदी अफगानिस्तान, ईरान, ये भी आयात की जाती थी। फिरोजा खुरासान से मिलता है। सोना कर्नाटक से भी प्राप्त होता था और इसका आयात भी किया जाता था। तांबा राजस्थान से प्राप्त होता था और इसका आयात भी किया जाता था। सामाजिक संस्था कैसी थी उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता में? तो चलिए देखते हैं सामाजिक संस्था के बारे में। सामाजिक संस्था जो थी, सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती थी, जिससे स्पष्ट होता है कि सैंधवकालीन समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? मातृ सत्तात्मक समाज था। ये इस आधार पे कहते हैं क्योंकि उस समय मातृ देवी की पूजा होती थी। सैंधवकालीन समाज के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये हर सभ्यता में मिलेंगे आपको, शाकाहारी मांसाहारी दोनों, इसको याद करने की बहुत जरूरी नहीं है। शहरी वस्तुओं शहरी बस्ती जो थी में पदानुक्रम व्यवस्था थी। व्यापारी और पुजारी इस काल के महत्वपूर्ण वर्ग थे। जैसे आज भी देखने को मिलता है, व्यापारी और पुजारी इसका हमेशा डोमिनेंट ही रहा है। हड़प्पा के लोग जो थे फैशन के प्रति जागरूक थे। अलग अलग तरह के केस, सज्जा, दाढ़ी रखना लोकप्रिय था। जैसे आज के लोग भी वो देखते अच्छी दाढ़ियाँ रखते हैं, एक से एक डिजाइन आजकल बना के टहलते हैं। सौंदर्य प्रसाधनों में सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, ये सब महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाता था। पुरुष और जो महिला थे दोनों क्या क्या आभूषणों का प्रयोग करते थे। इनमें से जो हार है, पट्टिका है, बाजूबंद है, अंगूठी है। क्या क्या? हार, पट्टिका, बाजूबंद, अंगूठी पुरुषों द्वारा पहना जाता था, और महिलाएं जो थी वो चूड़ियाँ, कमरबंद, पायल, कान, बाली केवल महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। चूड़ियाँ, कमरबंद, पायल, कान की बाली ये सब महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। मनके सोने, तांबे, कांस्य, कार्नेलियन, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी, लाजवत आदि से बनाए जाते थे। मनकों का निर्माण किससे किससे होता था? सोने से, तांबे से, कांसे से, कार्नेलियन से, सेल खड़ी से, लाजवत से इत्यादि से सबसे बनाए जाते थे। मछली पकड़ना, शिकार करना, बैल की लड़ाई
इनके मनोरंजक खेल थे, जो आज भी प्रचलित हैं कहीं न कहीं। राजनीति व्यवस्था कैसी थी वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की? चलिए इसको देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में राजनीतिक जो संगठन था वो उसका स्पष्ट अभाव था, क्योंकि एक संगठित बल या सेना का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। क्या था? सिंधु घाटी समाज में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव था। ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एक संगठित बल या सेना का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलता है। केंद्रीय प्राधिकरण ही संस्कृति के एकीकरण में योगदान देता था। केंद्रीय प्राधिकरण जो था वही संस्कृति के एकीकरण में योगदान देता था। हड़प्पा में पुरोहित शासक नहीं थे, जैसा कि निचले मेसोपोटामिया के शहरों में था, लेकिन संभवतः व्यापारियों का एक वर्ग द्वारा शासित होता था। हड़प्पा ऐसा क्षेत्र था जहाँ कोई पुरोहित शासक नहीं था, जैसा कि निचले मेसोपोटामिया के शहरों में था, लेकिन यहाँ व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा शासित होता था यह क्षेत्र। धार्मिक परंपराएं कैसी थी, ये भी देख लेते हैं। सैंधव नगरों की खुदाई में मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसको हाईलाइट कर दिया है मैंने, इसको सही से ध्यान रख लीजिएगा। मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। मुहरों में 3 सिंह वाले की पशुपति शिव को एक योगी के बैठने की मुद्रा में दर्शाया गया है, जो हाथी, बाघ, गैंडे से घिरे हुए हैं और उनके सिंहासन के नीचे एक भैंसा है। उनके पैर के पास 2 हिरन हैं। लिंग और योनि की पूजा व्यापक रूप से प्रचलित थी। ऋग्वेद में गैर आर्यों को लिंग का उपासक कहा गया है। ऋग्वेद में जो गैर आर्य लोग थे उनको लिंग का उपासक कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा और साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसका मतलब उर्वरता देवी का सूचक कहा जाता है इनको। इस सभ्यता की प्रमुख देवी मातृ देवी थी। और मातृ देवी कहाँ से प्राप्त हुई है? मातृ देवी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। इनके द्वारा अग्नि की पूजा भी की जाती थी। हिंदू के लोग वृक्षों, उदाहरणतः स्वरूप पीपल, और जानवर जैसा गैंडा, कुबड़ वाला बैल की पूजा करते थे। हड़प्पा वासी जो थे बहुत बुरी ताकतों में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने ताबीज का प्रयोग किया। ये सब सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर वो ताबीज पहनते तो मतलब वो भूत प्रेत में विश्वास करते थे। मातृ देवी की मूर्ति मिली तो वो मातृ देवी की पूजा करते थे। चलिए देखते हैं मृदभांड कौन कौन से पाए गए। यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता में चित्रित मृदभांड की तुलना में सादे मृदभांड ज्यादा पाए गए, और ये प्रायः लाल मिट्टी से बने होते थे, आमतौर पर मजबूत और अच्छी तरह से पके होते थे। मृदभांड जो है लाल मिट्टी से बने होते थे और आमतौर पर मजबूत और अच्छी तरह पके होते थे। और चित्रित मृदभांड जो है तो लाल और काले मृदभांडों को भी रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि को चित्रित करने के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता था और डिजाइन की आकृति बनाने के लिए चमकदार काले रंग का उपयोग किया जाता था। चित्रित मृदभांड की सतह पर पहले लाल रंग से पूरा पेंट कर दिया जाता था, उसके बाद जो भी आर्ट वार्ट बनाई जाती थी, डिजाइन विजाइन, उसको काले रंग से बनाया जाता था। पेड़, पक्षी, जानवरों की आकृतियां, ज्यामिति पैटर्न चित्रों के प्रमुख विषय थे। कौन कौन से विषय प्रमुख थे? पेड़, पक्षी, जानवर, आकृतियां, ज्यामिति पैटर्न, ये सब चित्रों के प्रमुख विषय थे। अधिकांश मृदभांड जो थे चाक द्वारा निर्मित थे। अधिकांश मृदभांड जो है वो किससे निर्मित थे? चाक द्वारा निर्मित किए जाते थे। दुर्लभ रंग बिरंगे मृदभांड पाए गए हैं, जो लाल, काले, हरे, दुर्लभ जो हैं रंग बिरंगे मृदभांड पाए गए हैं, लेकिन पाए गए हैं। जो लाल रंग के, काले रंग के, हरे और कभी कभी सफेद और पीले रंग के ज्यामिति पैटर्न पाए गए हैं इनमें। मोहरे, अधिकांश मोहरे जो थी वो वर्गाकार हैं, जो सामान्यतः सेल खड़ी से निर्मित थी। अधिकांश मोहरे किससे बनती थी? सेल खड़ी से। मोहरों में एक तरफ जानवर या मानव आकृति और दूसरी तरफ एक अभिलेख या दोनों तरफ अभिलेख होते थे। किसी भी मोहर पर गाय का चित्र नहीं पाया गया है, इसको आप सही से ध्यान रख लीजिएगा। किसी भी मोहर पर गाय का चित्र नहीं पाया गया है। गाय का चित्र किसी भी मोहर पे नहीं पाया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मोहरों का उपयोग पहचान के रूप में मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। ये जो मुहरें बनती थी उनका उपयोग क्या था? व्यापार के लिए किया जाता था, और कभी कभी शिक्षा के या शैक्षिक उद्देश्य के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। और मुहरों में एक तरफ जानवर या मानव आकृति, या दोनों तरफ मानव आकृति, या दोनों तरफ अभिलेख होते थे, या एक तरफ मानव आकृति या एक तरफ अभिलेख, इस तरह से मुहरें बनी होती थी। स्वास्तिक के समान चिन्ह वाली मुहर भी मिलती हैं।
इसको ध्यान रखिएगा। मोहरें सामान्यतः आयताकार होती थी, लेकिन मोहरें जो सामान्यतः हैं वो वर्गाकार होती थी, लेकिन आयताकार मोहरें भी मिली हैं। 2 प्रकार की मोहरें थी, आयताकार और वर्गाकार। कला देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। कांसे की ढलाई, कांसे की ढलाई कैसे होती थी? लॉस्ट वेस्ट टेक्निक का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। मुख्य रूप से मानव और पशु की मूर्तियां पाई गई कांसे के उपयोग से। उदाहरण के लिए नर्तकी की मूर्ति जो त्रिभंग नृत्य मुद्रा में खड़ी हुई है। पत्थर की मूर्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है तथा सेल खड़ी से निर्मित है। इसकी व्याख्या एक पुजारी के रूप में की गई है। लाल बलुआ पत्थर, पुरुधड़ की आकृति, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, पुरुधड़ की आकृति प्राप्त हुई है। ये हड़प्पा से प्राप्त है तथा लाल बलुआ से पत्थर निर्मित है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। देखते हैं टेराकोटा आकृति। कम संख्या में प्राप्त हुई है टेराकोटा से बनी हुई आकृतियां, लेकिन पाई गई हैं। उदाहरण के लिए मातृ देवी, सिंह वाले देवता का मुखौटा, खिलौना, ये सब टेराकोटा आकृति से बनी हुई प्राप्त हुई है। समाधान प्रणाली कैसी थी? इस सभ्यता में जो मृतकों के अंतिम संस्कार की इस सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की 3 प्रकार की प्रणाली मिलती हैं। देखते हैं कौन-कौन सी 3 प्रकार की प्रणालियाँ मिलती हैं। पहली है पूर्ण शवाधान। इसमें मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। आंशिक शवाधान में क्या होता था? इसमें पशु-पक्षियों के खाने के बाद बचे हुए शेष भाग को भूमि में दफनाया जाता था। और दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा। इसमें पहली और तीसरी परंपरा जो है वो तो आज भी प्रचलित है, पूर्ण शवाधान और दाह संस्कार, लेकिन आंशिक शवाधान आज के ज़माने में प्रचलित नहीं है। देखेंगे इसका पतन कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का। पतन की बात करें तो इसके बहुत से वो चीज़ दिए गए हैं कि कैसे बहुत सा हर पुरातत्वविद का अपना-अपना कहना है कि इसका पतन कैसे हुआ, तो इसको देख लेते हैं पतन इसमें क्या दिया हुआ है इस नोट्स में। 2000 ईसा पूर्व के बाद सिंधु सभ्यता में गिरावट आई और धीरे-धीरे इसका पतन हो गया। संभावित कारण कौन-कौन से थे? मिट्टी की उर्वरता में कमी हो गई, भूमि में अवसाद का जमना, आर्यों का आक्रमण भी एक थ्योरी दी गई है। व्यापार में गिरावट आई, बाढ़ आया, भूकंप आया, ये सब इसके संभावित कारण हैं, लेकिन कोई भी एक परफेक्ट कारण नहीं दिया गया कि कैसे इस सभ्यता का पतन हुआ। सबसे स्वीकार्य कारण पारिस्थितिकी असंतुलन माना जाता है। सबसे स्वीकार्य कारण कौन-सा है? पारिस्थितिकी असंतुलन। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण इतिहासकार जो अलग-अलग बताते हैं, उसको देख लेते हैं कौन से इतिहासकार ने बताया कि कैसे इसका पतन हुआ। बाढ़ से इस सभ्यता का पतन हुआ, ये बताते हैं मार्शल मैके, एस.आर. राव। भूकंप से इस सभ्यता का पतन हुआ, जॉन मार्शल कहते हैं कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ? भूकंप से। फेयर सर्विस जो पारिस्थितिकी असंतुलन है, जो सबसे स्वीकार्य कारण माना जाता है, वो इन्होंने दिया, फेयर सर्विस ने बताया कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ। भूतात्विक परिवर्तन के कारण पतन, एस.आर. साहनी, एम.आर. साहनी कहते हैं विदेशी आक्रमण या आर्यों के आक्रमण के बारे में व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड ये बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण या विदेशी आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हो गया। तो इस ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसमें कुछ कमी आपको दिखती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए बाय।